वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। एनडीए का कोर वोटर तो डॉक्टर संजय सिवान में भी टूटता हुआ दिख रहा है। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। मैं सिवान घूम करके आया हूं। मैं आपको बताऊं, जो छपरा में स्थिति दिखाई पड़ती है कि वहां पर दो जाति के बीच में संघर्ष होता है, रूडी और रोहिणी आचार्य आमने सामने होते हैं, अब वहां पर लड़ाई कुछ और दिखती है। जबकि छपरा, महाराजगंज और सिवान एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। कब आप छपरा लोकसभा में घुसेंगे, कब महाराजगंज पहुंच जाएंगे और कब सिवान पहुंच जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह सिवान में है या महाराजगंज में। सवाल यह उठता है कि सिवान में हमने देखा कि इस बार हिना साहब के साथ सवर्ण जाति के लोग पूरे मतलब बड़ी संख्या में लोग नजर आते हैं। क्या राजपूत, क्या ब्राह्मण, क्या भूमियार, ये सब नजर आते हैं और उनके आसपास भगवाधारी नजर आते हैं। हमने उनसे सवाल भी किया कि क्या आपका भगवाकरण हो गया है, तो उन्होंने कहा मेरे साथ सभी रंग के लोग हैं और यही हमारी संस्कृति है। ऐसे में सवाल उठता है कि आप देखें, सिवान में जातीय राजनीति अलग है, महाराजगंज में जातीय राजनीति अलग खेलने का प्रयास किया गया है और वही छपरा में बिल्कुल बदल जा रहा है। तो आखिरकार ये लालू प्रसाद की कौन सी रणनीति है? केवल मैं सिवान में देख पा रहा हूं कि उनकी रणनीति फेल हो रही है और इसकी बड़ी वजह सिर्फ लालू प्रसाद की रणनीति फेल नहीं हो रही है, बीजेपी की भी रणनीति, एनडीए की भी रणनीति मुझे नजर आई कि वो फ्लॉप हो रही है। पूछिएगा क्यों? क्योंकि जेडीयू से जो प्रत्याशी है उनका बैकग्राउंड माले का रहा है, तो ऊंची जाति उन पर भरोसा नहीं कर पा रहा। राजपूत हो, वैश्य समाज हो, बनिया हो, वो भरोसा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो एनडीए का परंपरागत वोटर है वो हिना साहब के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। तो ये आखिरकार इस चुनाव में हो क्या रहा है डॉक्टर संजय, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, राजनीति में परिस्थितियां सबसे इंपॉर्टेंट होती। कोई बड़े रणनीतिकार लालू पहले भी थे और एक भी सीट वो 2019 में नहीं ले पाए, तो उनकी रणनीति कहां चली गई? 39 सीटें इसी बिहार से एनडीए जीत गई थी। नहीं, तब वो जेल में थे। अच्छा, 2014 में भी जेल में थे। 2014 में जो 4 सीटें उन्होंने बिहार से जीती थी उसमें 3 राजपूत जाति के लोग थे और इस बार पूरे महागठबंधन में नहीं संजय जी 2009 में लालू प्रसाद 2009 में तो 2009 में चुनाव लड़ने लायक नहीं रहे। 14 में लालू जी चुनाव लड़ने लायक नहीं रहे थे। 2009 की बात मैं बता रहा हूं। अब इस बार आप देखिए तो 2024 में पूरे महागठबंधन से केवल एक राजपूत जाति का कैंडिडेट उन्होंने दिया है, सुधाकर सिंह, बस एक। कांग्रेस या मुकेश सहनी या लालू प्रसाद जी की पार्टी ने किसी को नहीं दिया। अब इसको रणनीति का हिस्सा मानते हैं कि वो राजपूत बिरादरी जो लालू प्रसाद जी के साथ खड़ा रहा। रघुवंश बाबू सारी विपरीत परिस्थितियों में भी लालू प्रसाद जी का साथ नहीं छोड़ा और एक समय ऐसा भी आया जब उन्हीं रघुवंश बाबू के लिए कहा गया कि ये तो एक लोटा पानी है। तो राजनीति में परिस्थितियां होती हैं। हिना साहब जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, हिना साहब को भी ऑफर दिया गया आरजेडी के तरफ से कि भाई आप आइए और आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़िए, और हिना साहब कही कि मैं अब वो गलती करने वाली नहीं हूं, मैं अब फिर से राजद के साथ जाने वाली नहीं हूं। आगे बढ़ाते हैं और इनके वोटर वोट कहीं और करते हैं। उन्होंने रणनीति के तहत निर्दलीय चुनाव लड़ना पसंद किया और आपको बेहतर पता है, सबको बेहतर पता है कि वहां की लड़ाई किसानों की लड़ाई होती है और एक तरफ सीपीआईएमएल की लड़ाई होती है। तो माले की लड़ाई में ही साहबुद्दीन जो लड़ाई लड़े थे उसमें अगड़ों का इनको साथ मिला था या ये अगड़ों का साथ दिए थे। उसी समीकरण को हिना साहब सिवान में साधने की कोशिश की है और 4.5 लाख मतदाता हैं अगड़ों के, सवर्ण के। ठीक है, एक ये के तहत उनको टिकट मिलता है नहीं मिलता है अलग बात है, लेकिन 4.5 लाख मतदाता है वहां।
ब्राह्मण मतदाता हों, भूमिहार मतदाता हों, राजपूत मतदाता हों, तो ये मतदाताओं को अगर आप मिला दीजिएगा तो 4.5 लाख मतदाता, और ये मुखर मतदाता है। तो हिना साहब जब वो नवरात्र में बच्चियों को खाना खिला रही हैं, हिना साहब जो हाथी की पूजा करके, जिनको माना जाता है कि वो गजानन के प्रतीक हैं, और उनको हाथी को ये खिला करके और वो जा रही है नामांकन में, उनके साथ भगवा रंग के लोग हैं जो गमछा लिए हुए हैं, और सब लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि सारे रंग हमारे हैं। अच्छा तो तब लगता है जब सब रंग हमारे साथ। तो एक रणनीति के तहत हिना साहब ने वो कोशिश की, और लालू प्रसाद जी ने वैशाली को अगर छोड़ दी, क्योंकि हर जगह वो जो कैंडिडेट उतारे हैं वो बड़ा स्ट्रेटजी के तहत, अब निखिल बाबू से बड़ा कद्दावर नेता कौन होगा। औरंगाबाद में कांग्रेस के निखिल बाबू को टिकट काट दिया जाता, और अभय कुशवाहा जो कल तक थे जेडीयू में, उनको हारे हुए विधायक हैं, उनको ला करके और वहां लोकसभा का प्रत्याशी बना देते हैं। कुशवाहा कार्ड इस बार लालू प्रसाद जी ने खेला है कि महागठबंधन ने 8-8 कुशवाहा को टिकट दिया है। बाकी कोई कार्ड हमको समझ में नहीं आता है कि कोई कार्ड खेला है उन्होंने। 8 कुशवाहा को दे करके वो जो माई था उसको माइक बनाने की कोशिश की। वो माई में एम्बाई में क जुड़ गया, कुशवाहा जुड़ गया। स्ट्रेटजी के तहत कि सारण और पाटलिपुत्रा में भूमिहार समाज के वोटर हमारे साथ जुड़ जाए, इसके लिए उन्होंने मुन्ना शुक्ला को उन्होंने टिकट दिया। और मुन्ना शुक्ला कितना सारण को प्रभावित किए, कितने पाटलिपुत्र को प्रभावित करेंगे, कितना और सीटों को प्रभावित करेंगे, ये मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन रणनीति के हिस्सा के तहत थे कि अगर एक बिरादरी को हमने किनारे कर दिया तो एक मुखर बिरादरी को एक टिकट दे करके और हम मैदान में ले आए। आरजेडी के पास जो टिकट है उसमें मुन्ना शुक्ला के अलावा और कहां किसको टिकट दिया गया। अभी विनय जी कह रहे थे ना कि अगर नवादा और जहानाबाद और पाटलिपुत्रा में भी किसी भूमिहार बिरादरी को टिकट दे दिया होता तो रणनीति और अच्छी हो जाती, फिर उनकी बेटी कहां से लड़ती। अगर पाटलिपुत्रा से मीसा, यही तो रामकृपाल यादव से कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना था कि रामकृपाल जी ने तो यही कहा था कि भाई हम भी तो यादव समाज के हैं, जब वो राज्यसभा में है मीसा भारती तो कम से कम हमको पाटलिपुत्र से लड़ने दीजिए। क्या इस पर वो लालू प्रसाद जी कंप्रोमाइज किए थे क्या? तो रणनीति परिस्थितियों के अनुसार होती है। हाँ, जातीय समीकरण को वो खूब समझते हैं, किनको कब किनारे लगा देनी है, किनको कहां पर पटकनी देनी है, उसके लिए किनको कहां खड़ा करनी है, इसके वो बड़े बिल्कुल बिल्कुल। वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।